Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss incorporation of company. So इससे प्रीवियस वीडियो में हमने द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनी की डेफिनेशन को डिस्कस किया था और हमने वहाँ पर वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनीज़ को भी देखा था कि ऑन डिफरेंट बेसिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज़ जो हैं वो होती हैं। तो हमने वो सारे ही जो काइंड्स हैं वो डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम द कंपनीज एक्ट 2013 के आगे के प्रोविजंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के जो प्रोविजंस हैं वो सारे ही प्रोविजंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनकॉर्पोरेशन जो है उसी में काफ़ी सारे की टर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मतलब कंपनी जो है एक वो कैसे स्टार्ट होती है, कैसे शुरू होती है वो कंपनी, इसी को हम कहते हैं कि वहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हो रहा है किसी भी एक कंपनी का। तो अब इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे कोई भी एक कंपनी जो है वो शुरू होती है या इनकॉर्पोरेट हो सकती है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टेप्स इन इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस ऑफ अ कंपनी कि इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो किसी को भी फॉलो करने पड़ते हैं एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो अब यहाँ पे ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ पर कोई सी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले वहाँ पर उस कंपनी के लिए एक डिजिटल सिग्नेचर जो है उसको ऑब्टेन करना होता है। तो इस डिजिटल सिग्नेचर टॉपिक को हम आईटी एक्ट 2000 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं उनको पहले यहाँ पे अपना एक डिजिटल सिग्नेचर जो है वो ऑब्टेन करना पड़ता है। तो यही यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज़ डिन। तो इसको हम डिन नंबर भी बोलते हैं जो कि सेक्शन 153 के अंदर आता है। तो आप जिसमें भी यहाँ पे सेक्शन मेंशन्ड हैं तो उन सभी के जो सेक्शंस हैं वो आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके जो सेक्शंस हैं वो काफ़ी बारी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसका सेक्शन यहाँ पे 153 है। तो अब यहाँ पे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो डायरेक्टर्स के लिए इशू होता है कि कोई भी कंपनी का जो डायरेक्टर होगा उसको डिन नंबर जो है वो इशू होता है और ये कंपलसरी है इशू कराना, जिससे उस डायरेक्टर की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। तो ये जो नंबर है ये एक यूनिक नंबर होता है जो किसी भी एक कंपनी के डायरेक्टर को इशू किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेम अवेलेबिलिटी फॉर प्रपोज्ड कंपनी। तो ये नेम अवेलेबिलिटी वाला जो पॉइंट है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे नेम अवेलेबिलिटी जो है वो चेक करनी पड़ती है कि जो नेम आपने प्रपोज किया है कि आपकी कंपनी का ये पर्टिकुलर नाम होगा, तो आपको पहले ये देखना पड़ता है कि वो नाम जो है वो किसी और कंपनी से मिलता जुलता ना हो या उससे कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो रही हो, किसी भी और कंपनी की रिकॉग्निशन जो है वो उस नाम से ना हो रही हो। लेट्स से अगर आपने चूज़ किया है कोई भी XYZ नेम, तो अब ये जो नेम है कंपनी का वो किसी और कंपनी का नहीं होना चाहिए ताकि आपकी जो कंपनी है वो किसी और कंपनी को उससे आइडेंटिकल ना बन जाए उसका नाम। तो इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट नेम्स जो हैं वो देखने पड़ते हैं कि कौन कौन से नेम जो हैं वो अवेलेबल हैं। जो भी नेम आप प्रपोज करेंगे पहले आपको उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो चेक करनी पड़ती है कि आप वो जो नाम है वो रख भी सकते हैं अपनी कंपनी का या नहीं। तो इसीलिए ये जो नाम होता है अभी कंपनी का वो सिर्फ प्रपोज्ड नेम होता है। इसको अगर ऐसा होता है कि आपका जो कंपनी का नाम है वो किसी और कंपनी से आइडेंटिकल है, सेम है, तो फिर आपको अपना नाम जो है वो कंपनी का यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि वो जो नेम आपने प्रपोज किया है वो अवेलेबल है भी या नहीं। तो अवेलेबल होगा अगर तो आपकी कंपनी का जो नेम है वो अप्रूव हो जाएगा, और अगर अवेलेबल नहीं होगा वो नाम, अगर कोई और जो कंपनी है उसने पहले ही वो नाम जो है वो ले रखा है, तो फिर आपको अपनी कंपनी का जो प्रपोज नेम है उसको अमेंड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप उसे चेंज करेंगे उसके बाद आपको फिर से देखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो नया नाम आपने सोचा है वो तब भी एक प्रपोज नेम ही रहेगा। आपको फिर से चेक करना पड़ेगा कि वो नाम जो है वो एक्चुअली अवेलेबल भी है या नहीं। नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप है यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ MOA एंड AOA। तो ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ता है MOA एंड AOA।
तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही हमें यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है उसको फॉर्म करना होता है, उसको प्रिपेयर करना होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है एक किसी भी कंपनी के लिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे आगे कि एमओए क्या होता है और एओए क्या होता है, इनका पर्पस क्या है, क्यों हम इन डॉक्यूमेंट्स को इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे किसी भी कंपनी की डिसाइड कर लेते हैं या प्रिपेयर कर लेते हैं, तो क्या इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में कंटेंट होता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अब फोर्थ स्टेप में जब हमने प्रिपेयर कर लिया अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद हमें एप्लीकेशन जो है उसको फाइल करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो अब ये जो एप्लीकेशन होगी उसमें आपका जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें एमओए भी होगा और एओए भी होगा, तो वो भी आपको वहाँ पे फाइल करना पड़ता है अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन। तो अब आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो फाइल कर देंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। तो उसके बाद सिक्स्थ स्टेप में यहाँ पे ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार टू स्क्रूटनाइज द डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो उन डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करेगा, वो ये देखेगा कि सारे ही जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सबमिट करे हैं अपनी कंपनी के लिए या नहीं। तो यही यहाँ पर रजिस्ट्रार चेक करता है कि वहाँ पर आपने कोई डॉक्यूमेंट जो है वो मिसिंग तो नहीं है, या कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपने फाइल कर दिया है अपने एप्लीकेशन के साथ। तो ये सब यहाँ पे रजिस्ट्रार जो है वो चेक करता है, उनको स्क्रूटनाइज करता है, जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे कंपनी की फॉर्मेशन के लिए सबमिट हुए होते हैं उनको। इफ़ आफ्टर फिलिंग द रिक्विजिट फॉर्म्स, अब यहाँ पे जब आपने जो फॉर्म्स हैं वो फिल कर दिए हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए कंपनी की, उसके बाद फॉर इनकॉर्पोरेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अलॉन्ग विथ फीस। तो यहाँ पे आपको एक जो फ़ीस है वो भी पे करनी पड़ती है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही। जब आप उस कंपनी की इनकॉर्पोरेशन करवा रहे होंगे, जब एप्लीकेशन फाइल कर रहे होंगे, उसी टाइम पर आपको जो है वो फ़ीस भी पे करनी होती है इनकॉर्पोरेशन के लिए। तो जब आप ये कर चुके होंगे, आपने फ़ी भी पे कर दी होगी, तो वहाँ पे आरओसी जो है अगर वो सेटिस्फाइड होता है, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो आपके जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं वो करेक्ट हैं, मतलब उसने स्क्रूटनाइज़ किया डॉक्यूमेंट्स को और ये देखा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जितना रिक्विजिट था उतने ही है, मतलब जितने पहले ज़रूरत थी डॉक्यूमेंट्स की, जो मैंडेटरी था सबमिट करना, वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप सबमिट कर चुके हैं। तो इसके बाद जब आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है वो जब सेटिस्फाइड होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से सबमिट किए हैं, तो उसके बाद यहाँ पे विद कंटेंट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इशूड इन फॉर्म नंबर 11 अंडर रूल 8। तो अब यहाँ पे जब यहाँ पे आरओसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे, जो भी रिक्विजिट कंडीशंस हैं अगर आपकी कंपनी उन्हें फुलफ़िल कर रही होगी, तो इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो इशू कर देगी। तो अब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो इशू होता है फॉर्म नंबर 11 के अंदर, और ऐसा जो फॉर्म नंबर 11 का जो रूल है वो रूल नंबर 8 है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो अब यहाँ पे लास्ट स्टेप है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो किसी भी कंपनी को इशू कर देती है, जो भी सारी रिक्विजिट कंडीशंस हैं उनको अगर फुलफ़िल कर देती है तो। अदरवाइज़ फिर अगर ऐसा होता है कि वहाँ पे कंपनीज जो हैं वो रिक्विजिट कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर रही हैं, तो फिर यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है वो ये कह देता है कि यहाँ पे वो रिवाइज़ करे अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो भी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फाइल करे। तो उसके बाद यहाँ पे फॉर्म नंबर 11 में जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशू कर देता है किसी भी एक कंपनी को। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है ये एक्चुअली कंसिडर होता है एज अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ एनी कंपनी, क्योंकि तभी से जिस दिन जो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है उसी दिन से वो कंपनी जो है हम उसको मान लेते हैं कि वो उसका बर्थ हुआ है। इसीलिए हम यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को बर्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं कि उस दिन से वो कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है उसकी यही इंपॉर्टेंस है कि वो इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए या उसके स्टार्ट के लिए।
तो यही स्टेप्स थे जो इन्वॉल्व थे यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस के अंदर किसी भी कंपनी के। तो यहाँ पे हमें की टर्म्स जो हैं वो देखनी है, जो कि है एमओए और एओए, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर जो है वो उसे हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि डायरेक्टर्स को इशू होता है, यूनिक नंबर इशू होता है, जिसको हम डिन नंबर या फिर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो बोलते हैं। तो इसका भी प्रोसेस होता है कि कैसे यहाँ पे डायरेक्टर जो है वो इशू करवा सकते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर को। तो अब यहाँ पे नेम की अवेलेबिलिटी का पॉइंट भी हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो यहाँ पे फॉर्म नंबर 11 के अंदर इशू होता है अंडर रूल 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो यही यहाँ पर की पॉइंट्स है जिनको हमें याद रखना है। तो अब पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि हम एमओए किसको कहते हैं और एओए किसको कहते हैं। तो अब यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है एओए का फुल फॉर्म। तो अब यहाँ पे ये किस लिए इशू होता है, क्या पर्पस होता है इसका, ये हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ अ कंपनी। तो ये वो डॉक्यूमेंट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि एमओए जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको फुलफिल करने के लिए। तो इसीलिए ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिपेयर होगा कब, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जब वो कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा होगा और रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, उस टाइम पर हम यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसको प्रिपेयर करते हैं किसी भी एक कंपनी के लिए, टू डिफाइन इट्स रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर्स एंड इट स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच द कंपनी हैज़ बीन फॉर्म्ड। तो यहाँ पर जो पर्पस है एमओए को प्रिपेयर करने का वो ये है कि यहाँ पे ये डिफाइन करता है रिलेशनशिप किसके साथ, कंपनी का रिलेशनशिप उसके शेयर होल्डर्स के साथ, शेयर होल्डर्स से रिलेटेड क्या प्रोविजंस होंगे उस कंपनी के, और वो स्पेसिफाई करता है कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए, किस ऑब्जेक्टिव की फुलफिलमेंट के लिए यहाँ पर उस कंपनी को फॉर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये एमओए में लिखा होता है कि कंपनी जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको फॉर्म क्यों किया जा रहा है, क्या उसके ऑपरेशंस होंगे। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंटेंट होती हैं। तो अब यहाँ पे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंटेन करता है नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी या कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, प्लेस या फिर लोकेशन क्लॉज, जिसको हम डोमिसाइल क्लॉज भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे नेम क्लॉज में एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पे नेम क्लॉज है तो इसीलिए यहाँ पे कंपनी का जो नेम है उससे रिलेटेड डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे इस नेम क्लॉज में होती हैं एमओए के अंदर। तो हमें ध्यान रखना है कि एमओए एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो उसके अंदर डिफरेंट क्लॉजेज होते हैं। ये 5 मेन क्लॉज हैं एमओए के अंदर, जिसमें फर्स्ट हमने देखा नेम क्लॉज के अंदर वहाँ पे कंपनी के नाम से रिलेटेड जो भी नेम है कंपनी का उससे रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर नेम क्लॉज के अंदर होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज हमने देख लिया कि यहाँ पे जो पर्पस है एमओए को प्रिपेयर करने का वो यही है कि वहाँ पे हम कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिफाइन करेंगे कि वो जो कंपनी है वो क्यों फॉर्म हो रही है। तो वही हमें यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है वो बताता है, जो एक क्लॉज है एमओए के अंदर ही, कि वहाँ पे वो जो कंपनी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्यों वो कंपनी जो है वो फॉर्म हो रही है, वो किसको सर्व करेगी, उसका पर्पस क्या है, क्या बिजनेस वो करना चाहती है। तो ये सब कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे लायबिलिटी या फिर कैपिटल क्लॉज। तो हमने देखा था टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर कि जो कंपनीज हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी भी। तो ऐसे ही यहाँ पर उसी लायबिलिटी की बात हो रही है कि अगर कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, तो वो सभी जो डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर मेंशन होती हैं एमओए के लायबिलिटी या फिर कैपिटल क्लॉज के अंदर। तो यहाँ पे अगर कंपनी कोई ओपीसी कंपनी है तो वो भी जो है वो यहाँ पे लायबिलिटी क्लॉज में ही होता है। उसको हम यहाँ ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं बल्कि लायबिलिटी क्लॉज में मेंशन करते हैं कि अगर वो एक ओपीसी कंपनी है या फिर उसकी जो लायबिलिटी है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी वो कौन से काइंड ऑफ कंपनी है, वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या फिर अनलिमिटेड कंपनी है। तो ऐसे सारे जो प्रोविजंस होंगे वो यहाँ पे लायबिलिटी या फिर कैपिटल क्लॉज के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो अब सब्सक्रिप्शन क्लॉज में ये होता है कि हमें एमओए के हमने जो भी एमओए के अंदर प्रिपेयर किया है वो ड्यूली साइंड हो, वहाँ पे जो भी
सब्सक्राइबर हैं उनके द्वारा। तो इसीलिए ये सब कुछ यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर होता है कि जो भी डिटेल्स हैं रिलेटेड टू एमओए वो सब कुछ यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पता है, जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है। तो इसीलिए ये जो डॉक्यूमेंट है ये उनसे ड्यूली साइंड होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लेस या फिर लोकेशन क्लॉज या डोमिसाइल क्लॉज। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये मेंशन्ड होता है कि उस कंपनी की जो लोकेशन है, किस लोकेशन पे उसका जो ऑफिस है या हेड ऑफिस है वो लोकेटेड है। तो ये सब कुछ यहाँ पे प्लेस या फिर लोकेशन क्लॉज के अंदर होता है कि वो कंपनी जो है उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ उस कंपनी का ऑफिस है, कहाँ से वो ऑपरेट कर रही है। तो यही सब कुछ जो बेसिक डिटेल्स हैं वो यहाँ पर एमओए में के अंदर होती हैं। जो यहाँ पे जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, वो भी यहाँ पर एमओए के अंदर होता है। तो अब यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो एमओए है वो यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर डिसाइड हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो ऐसा कुछ बोले कि यहाँ पर एमओए के कुछ जो प्रोविजंस हैं उनको चेंज करना है, या फिर यहाँ पर कंपनी को ही ऐसा लगे कि जो उनके एमओए में जो क्लॉजेज हैं उनको उनमें कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं या कुछ ऑल्टरेशंस करने हैं, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए भी यहाँ पर कंपनी को एक लीगल प्रोसीजर से होके गुजरना पड़ता है। तो ऑल्टरेशन का भी मतलब अगर एमओए के किसी भी अगर प्रोविज़न में अगर कोई ऑल्टरेशन करना है तो उसका भी यहाँ पे अलग प्रोविजंस हैं। तो जब अगर ऑल्टरेशन हो रहा है नेम क्लॉज के अंदर तो यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी को, और उसके बाद वो अपना नेम क्लॉज जो है उसको चेंज कर पाएगी। अब स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ साथ वहाँ पे सीजी का जो अप्रूवल है वो भी लेना पड़ता है नेम क्लॉज में कोई भी ऑल्टरेशन करने से पहले। तो अब अगर ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई ऑल्टरेशन करना है तो उसके केस में यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास होगा ही, इसके साथ साथ हमें न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो अब चेंज हो गया है, उसमें कोई ऑल्टरेशन हो गई है। तो ये सब कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लॉज में अगर कोई ऑल्टरेशन करनी है तो ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हो सकता है, प्लस यहाँ पे न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करना पड़ता है कि अब जो एक पर्टिकुलर कंपनी है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑल्टर कर दिया गया है। अब यहाँ पे प्लेस या फिर लोकेशन क्लॉज के अंदर अगर कोई ऑल्टरेशन करने हैं, लेट्स से ये जो प्लेसेस हैं कंपनी के वो चेंज होते रहते हैं। हो सकता है कंपनी को अपना जो हेड ऑफिस है वो कहीं और शिफ्ट करना हो, किसी और स्टेट में शिफ्ट करना हो या कंट्री में शिफ्ट करना हो, तो वो सब कुछ यहाँ पे प्लेस या फिर लोकेशन क्लॉज की ऑल्टरेशन में आएगा। तो इसको ऑल्टर करने के लिए यहाँ पे सीजी का अप्रूवल जो है वो लेना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ पर जो कंपनी है वो यहाँ पे अपना क्लॉज जो है उसको चेंज कर पाएगी। तो अब यही यहाँ पर मेन प्रोविजंस थे एमओए के अंदर। तो यहाँ पे हमें मेनली यही 5 क्लॉजेस जो हैं वो याद रखने हैं कि कौन से क्लॉज में क्या डिटेल्स जो हैं वो मेंशन्ड होती हैं एमओए के अंदर। तो अब ये तो था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डिस्क्रिप्शन। तो अब हम देखेंगे कि हम एओए किसको कहते हैं। तो अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हम डिस्कस करेंगे। एओए कंटेन्स द रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट एंड कंपनी। तो अब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे सारे जो भी मैनेजमेंट के लिए या फिर कंपनी के लिए है, तो ये सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो एओए में कंटेन्ड होते हैं। तो ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं एमओए और एओए, ये डिफरेंट डिटेल्स को कंटेन करते हैं अपनी कंपनी से रिलेटेड। तो एमओए में हमने देखा कि उसमें वहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो हैं और जो माइनर डिटेल्स जो हैं कंपनी की वो सब कुछ यहाँ पे एमओए के अंदर होता है, और एओए के अंदर हमने देखा कि ये कंटेन करता है कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी मैनेजमेंट या फिर कंपनी से रिलेटेड होंगे उनको। तो अब जैसे हमने यहाँ पर एमओए का ऑल्टरेशन देखा, वैसे ही यहाँ पर हम एओए को भी ऑल्टर कर सकते हैं, बस इसमें थोड़े डिफरेंट प्रोविजंस हैं तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो अब ऑल्टरेशन इन एओए थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन, यहाँ पर भी एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास करना पड़ता है, उसके बाद ही कोई चेंजेस हो सकते हैं एओए के अंदर। तो अब इसमें लेट्स से कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं अगर उनको चेंज करना है मैनेजमेंट के लिए या कंपनी के लिए, तो वो सारे ही रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी ऑल्टर करने होंगे उन सबको चेंज करने के लिए वहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास करना पड़ेगा, उसी के थ्रू यहाँ पे ऑल्टरेशन पॉसिबल होता है। कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी और वाइस वर्सा, मतलब अगर यहाँ पे कन्वर्ट करना है किसी भी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी के अंदर या फिर किसी पब्लिक कंपनी को एक प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो फिर उस केस में यहाँ पे एओए को ऑल्टर करना पड़ता है और ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही हो सकता है।
तो हमने देखा कि यहाँ पे एओए कब कब ऑल्टर करना पड़ता है, इस केस में भी कि अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं कंपनी का, अगर वो एक प्राइवेट कंपनी है उसको हम पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एक पब्लिक कंपनी को अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में भी यहाँ पे हमें ऑल्टरेशन करनी होती है कंपनी के एओए के अंदर, क्योंकि फिर वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसके फंक्शंस जो हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं बाय अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। तो अब ये जो है, अब ये जो कन्वर्जन होगी और स्पेशल रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे ट्रिब्यूनल के अप्रूवल के बाद ही हो सकता है। तो जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा और ट्रिब्यूनल का अप्रूवल भी आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो एओए है उसको हम ऑल्टर कर पाएंगे। और जब हम ऐसा ऑल्टर कर लेंगे ट्रिब्यूनल के अप्रूवल के बाद, उसके बाद हमें 15 डेज़ के अंदर अंदर वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी इन्फॉर्म करना होता है कि हमने अपना जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसको चेंज कर लिया है, उसमें ऑल्टरेशन कर लिए हैं। तो यहाँ पे इतना ही काफ़ी नहीं है कि हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चेंज कर रहे हैं एओए को अपने, हमें यहाँ पर ट्रिब्यूनल का अप्रूवल भी लेना पड़ता है और उसके बाद हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म भी करना पड़ता है विद इन 15 डेज ऑफ ऑल्टरेशन। तो तभी हम यहाँ पे अपना जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसको ऑल्टर कर पाएंगे, उसमें कुछ चेंजेस जो है वो मेक कर पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का जो प्रोसेस है वो समझ में आया होगा। और यहाँ पे इसके दो मेन प्रोविजंस जो हैं द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो भी आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसके आगे के प्रोविजंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।